गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेहता डिजिटल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में जनसंख्या जो संरचना है उसके बारे में पढ़ा और हमने इस यूनिट के दौरान विश्व में जनसंख्या प्रतिरूपों के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, विश्व जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ने के साथ साथ जनसंख्या संरचना के अंतर्गत आयु संरचना, लिंग अनुपात, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन, साक्षरता और व्यावसायिक संरचना के बारे में पढ़ा। इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में हम आगे पढ़ रहे हैं विश्व जनसंख्या में प्रवास की भूमिका और मानव विकास क्या है। तो आज हम इस वीडियो में विश्व में प्रवास या प्रवासन या माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, माइग्रेशन को पढ़ने से पूर्व आपके माइंड में ये कई प्रश्न उठे होंगे कि ये प्रवासन होता क्या है, ये प्रवास होता क्या है, माइग्रेशन होता क्या है और किस कारण से हुआ और इसके पीछे कौन कौन से जो परिणाम हमारे सामने आए। तो देखते हैं कि प्रवासन क्या है। तो प्रवासन एक ऐसी विधा, एक ऐसा प्रकार, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समुदाय या मानव समूह का एक भौगोलिक इकाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो, यानी एक भौगोलिक इकाई से मानव समुदाय दूसरी भौगोलिक इकाई में जाकर निवास करे। यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? प्रवास या प्रवासन कहलाती है। तो विद्यार्थियों, प्रवास या प्रवासन जो भी है, प्रवास या प्रवासन या माइग्रेशन जो ये क्रियाएं है, वो क्रियाएं वर्तमान काल की क्रिया नहीं है, यानी ये क्रिया प्रागैतिहासिक काल से और वर्तमान काल तक मानव समुदाय द्वारा प्रदर्शित की जा रही है, संचालित की जा रही है। तो इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान काल तक मानव है वो प्राकृतिक यानी भौतिक कारक। भौतिक कारक का मतलब है कि वो आपका जलवायु एक रीजन हो गया, जलवायु कारक हो सकता है, या कोई आपदा आ जाती है उसके माध्यम कारण, या कोई भी ऐसी क्रिया जिसके कारण उनको संसाधनों की प्राप्ति नहीं हो पाती है एक स्थान पे, तो क्या करते हैं, वो दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। दूसरा आर्थिक कारक, रोजगार या अपने भरण पोषण के लिए। तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक कारक। और चौथा राजनीतिक कारक। ये सारे कारक प्रवास को प्रदर्शित करते हैं और प्रवास के कारण बनते हैं कि प्रवास क्यों किया जाए। तो ये सारे कारक प्राकृतिक है, आर्थिक है, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक हैं। ये जिम्मेदार है किसी भी स्थान के रहने वाले मानव समुदाय को उस स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं और दूसरे क्षेत्र में आने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये कारक आकर्षक भी होते हैं और ये कारक प्रतिकर्ष भी होते हैं। प्रवास के लिए प्रतिकर्ष कारक भी है तो आकर्षक कारक भी है, यानी ये कारक है उसको छोड़ने के लिए मजबूर भी करते हैं और उसको आने के लिए मजबूर भी करते हैं। तो आर्थिक कारक में रोजगार के अवसर आ गया, सामाजिक सांस्कृतिक कारक में उस स्थान पे जो भी समुदाय है या संस्कृति के लोग हैं वो आ गया, और राजनीतिक में वहाँ की सुशासन स्थिति आ गई कि कोई क्षेत्र है जहाँ पे आंतरिक कलह होता है, गृह युद्ध होता है, सुरक्षात्मक स्थिति नहीं है, तो वहाँ पर भी लोग छोड़ करके चले जाते हैं। तो विद्यार्थियों, ये कारण हैं जो प्रवास को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रवास के संदर्भ में प्रसिद्ध जो आपके मानव भूगोल के जनक है फ्रेडरिक रेडजेल ने प्रवास के संदर्भ में कहा कि प्रवास क्या होता है।
तो प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की प्रक्रिया है, लेकिन उसने मानव के स्वभाव को प्रवास का मुख्य कारक माना, मानव के स्वभाव को प्रवास का मुख्य कारण माना। और उसने कहा कि मानव है उसकी स्वाभाविकता है, या जीव जगत जो पूरा है उसकी स्वाभाविकता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर निवास करता है, या जीव जगत संपूर्ण जीव जगत में गतिशीलता का गुण पाया जाता है। जैसे हमने पढ़ा मानव भूगोल की जो समर्थक है या मानव भूगोल जो है उसके एक विचारधारा देने वाली जो सैंपल है कुमारी चर्चिल सैंपल जो रेडजेल की शिष्या थी, उन्होंने भी कहा था अपनी मानव भूगोल की परिभाषा में कि मानव भूगोल है वह अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के बीच क्रियात्मक या परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो मानव कैसा है? परिवर्तनशील है। और पृथ्वी भी कैसी है? परिवर्तनशील है। जो कई प्रकार की घटनाएं, जो सृजनशीलता ये मानव में है, उस प्रकार से पृथ्वी भी है, निर्माण से लेकर वर्तमान तक कई परिवर्तनों को प्रदर्शित करती आई है। तो ऐसे ही आपके रेडजेल ने क्या कहा कि जीव जगत में जो स्वभाव है, किसका स्वभाव? गतिशीलता का। ये गतिशीलता के स्वभाव के कारण रेडजेल ने भूगोल को गतिशीलता का विज्ञान कहा, और गतिशीलता का विज्ञान कहने के साथ साथ रेडजेल ने इस पूरे ये अपने बिंदु का अध्ययन किया, पूरे प्रवास का जो प्रवास क्षेत्र है उनके बारे में अध्ययन किया, और उसने ये निष्कर्ष निकाला, ये कॉन्क्लूजन निकाला कि जो प्रवास है वहाँ पे जो लोग हैं या जीव जगत है वो क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर के रहता है। वो स्थान है वो सहज पहुंचने वाला स्थान होता है, यानी वो उन जीव जगत की या जानवरों की या मानव की या समुदाय की, वो जहाँ पे समुदाय या मानव जहाँ जाते हैं उनकी अनुकूलता का क्षेत्र है। ऐसा नहीं कि प्रतिकूलता के क्षेत्र में वो जाकर के निवास करें, ऐसा नहीं होता। वो क्या है? सहज अनुकूलता, सहज पहुंचने वाले क्षेत्रों में जाकर निवास करते। ये निष्कर्ष निकाला कि प्रवास जो होता है वो सहज अनुकूलतम क्षेत्रों में ही होता है, दुर्गम क्षेत्रों में कभी भी प्रवास नहीं होता है। तो प्रवास सामान्य अर्थ में पता लगा कि प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के निवास करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रवास कहलाती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो प्रवास है हमारे कोर्स में जो परिभाषाएं दी गई है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक परिभाषा दी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि प्रवास है एक समुदाय का या एक समूह का, समुदाय का या एक समूह का एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में जाकर के निवास करना, या एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में स्थानांतरण क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। यानी मानव समुदाय या समूह है, एक यानी दो भौगोलिक इकाइयों के बीच में जो अंतर संबंध है या स्थानांतरण है किसका? समुदाय या समूह का, क्या कहलाता है? प्रवास या प्रवासन। तो परिभाषा है कि एक समुदाय या समूह का एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में जाकर के निवास करना ही क्या है? प्रवास कहलाता है। लेकिन यहाँ कहा गया कि दोनों भौगोलिक इकाइयां एक नहीं है, दोनों भौगोलिक इकाइयां एक नहीं है, दोनों भौगोलिक इकाइयां अलग अलग है। एक इकाई जहां से लोग जाते हैं उसे हम उद्गम स्थान कहते हैं, दूसरी भौगोलिक इकाई जहां लोग जाते हैं उसे हम गंतव्य स्थान कहते हैं। ये स्थान जहां पे लोगों ने उस स्थान को छोड़ा है वो कहलाएगा उद्गम स्थान, जहाँ पे लोग जाके बसे हैं
वो कहलाएगा गंतव्य स्थान। तो यहाँ दो इकाइयां हो गई, एक इकाई जहां से लोग गए हैं वो उद्गम, एक इकाई जहां पर लोग गए हैं वो क्या हो गई, गंतव्य। समझ में आ गया। तो प्रवास में जो दो इकाइयां है वो एक नहीं है, दोनों ही क्या है, अलग अलग है। और इन्होंने कहा कि ये प्रवास की जो इकाइयां हैं जहाँ पे लोग प्रवास करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, तो वो इकाइयां हैं, उनमें जो स्थानांतरण होता है वो स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी परिभाषा जो बोग महोदय ने दी और जो आपकी पुस्तक में है, बोग महोदय। जो प्रवास है, परिभाषा में विचार अलग अलग हो गए, लेकिन परिभाषा एक ही है, विचार प्रस्तुत करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन क्रिया एक ही है। इन्होंने कहा कि एक समूह है या समुदाय, एक समूह या समुदाय जिसमें एक जो समुदाय है वो अपने स्थान को या एक स्थान को त्याग कर दूसरे स्थान पर जाकर रहता है। एक स्थान को त्यागता है और दूसरे स्थान पर जाकर के रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रवास बोलते हैं। यहाँ पर भी जो त्यागा है स्थान वो है उद्गम, और जहां पर वो रहता है वो कौन सा होगा, गंतव्य स्थान। भौगोलिक ने कहा कि एक समूह या समुदाय द्वारा एक स्थान को त्याग कर दूसरे स्थान पर जाकर के निवास किया जाता है। इन्होंने कहा प्रवास स्थायी होता है, और ये स्थायित्वता है, मैंने पहले जो कारण बताए हैं, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये कारक जिम्मेदार है उसकी स्थायित्वता। कई बार क्या होता है, जैसे हमने मान लो कि इस स्थान को छोड़ा और उस स्थान को छोड़ के हम दूसरे स्थान पे चले गए, लेकिन वहां पर भी सारे कारक अनुकूल नहीं है, तो वो स्थान भी हमें कुछ समय के बाद छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना ही पड़ता है, उस स्थान को भी हमें छोड़ना ही पड़ता है। तो कई कारण हैं जिसके कारण प्रवास है वो स्थायी नहीं हो पाता। ज्यादातर रीजन बोलते हैं कि प्रवास है वो स्थायी होता है, प्रवास है वो क्या होता है, स्थायी होता है। क्योंकि प्रवास से हमने अभी देखा तो सामान्यतः हम अर्थ निकालते हैं कि प्रवास जो होता है वो क्या होता है, जनसंख्या का स्थानांतरण क्या होता है, प्रवास होता है। जनसंख्या का स्थानांतरण क्या होता है, प्रवास होता है। और इस जनसंख्या के स्थानांतरण के आधार पे हम प्रवास को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। एक भाग आपका उसे बोलते हैं उत्प्रवास, प्रवासियों के आधार पे बोल सकते हैं भाई जनसंख्या है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है, तो वो जनसंख्या क्या कहलाएगी, प्रवासी कहलाएगी, यानी प्रवास करने वाले लोग क्या कहलाएंगे, प्रवासी। क्या कहलाएंगे, प्रवासी। तो प्रवासियों के आधार पे बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, उत्प्रवास, और दूसरा है आप्रवास। एक है उत्प्रवास और दूसरा है आप्रवास। तो उत्प्रवास क्या होता है, उत्प्रवास सामान्यतः जो उद्गम स्थान है, तो एक स्थान को छोड़ करके कोई भी समुदाय या समूह है वो दूसरे स्थान पर जाकर के रहता है। एक स्थान को यानी उद्गम स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर रहता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रवास कहते हैं। एक स्थान को छोड़कर यानी उद्गम स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रवास कहते हैं। और दूसरा जो समूह है या समुदाय है वो उद्गम स्थान को क्या करता है, छोड़ता है और दूसरे स्थान पर यानी गंतव्य स्थान पर आकर के रहता है, आकर के रहता है। दोनों परिभाषा एक दूसरे से मिली हुई है कि जो उद्गम है उसको छोड़ के जा रहे हैं तो उत्प्रवास हो गया, गंतव्य है वहां आके रह रहे हैं वो तो क्या हो गया, आप्रवास हो गया। भाई एक स्थान ए है और एक स्थान बी है, ये बोल सकते हो एक स्थान आपका जयपुर है, एक स्थान आपका अजमेर है। जयपुर को आपने छोड़ा और कहाँ चले गए, अजमेर।
तो आप जयपुर के क्या हो गए, उत्प्रवासी हो गए, और अजमेर के क्या हो गए, आप आप्रवासी हो गए। क्लियर? जयपुर के क्या हो गए, उत्प्रवासी, और अजमेर के क्या हो गए, आप्रवासी। अब अजमेर में बोलेंगे कि कहाँ के हैं, तो क्या बोलेंगे, जयपुर वाले हैं। कौन है, जयपुर वाले हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपके जो प्रवासिता का एक उदाहरण है कि किस प्रकार से, कौन से क्षेत्र से ये लोग आए हैं। तो अब जनगणना में 1961 से भारत में भी इन प्रवासियों की गणना की जाने लगी। वे कहाँ से है, यहाँ के मूल निवासी है या नहीं है, नहीं है तो कहाँ के हैं और कितने वर्षों से आए हैं, तो इस आधार पे हम प्रवासिता की गणना भी करते हैं। तो समझ में आ गया। अब हम इसके उदाहरण की बात करें तो इस उत्प्रवास और आप्रवास का महाद्वीपीय आधार पर उदाहरण देखिए। सर्वोत्तम उदाहरण है यूरोप और अमेरिका। एक तो है यूरोप और एक है अमेरिका। यूरोप है, यूरोप के अंतर्गत देखें तो यूरोप एक उत्प्रवासित महाद्वीप है, और अमेरिका है वो कैसा है, अप्रवासित महाद्वीप है, अप्रवासित। मध्यकाल में जब औपनिवेशिक काल था उसके दौरान यूरोप में संसाधनों के अभाव के कारण जो लोग थे वो जाकर के और कौन से क्षेत्र में रहने लगे, वो लोग जाकर रहने लगे कहाँ पर, आपके अमेरिका के भागों में। भाई दो क्षेत्रों में इन्होंने स्थानांतरण किया, एक तो उष्ण कटिबंध में, एक शीतोष्ण कटिबंध में। हम पढ़ेंगे आगे कि कौन कौन से भागों में इन्होंने स्थानांतरण किया। एक उष्ण था, एक शीतोष्ण था। अब बात ऐसी है कि जो भाग जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जैसे हम उष्ण कटिबंध में रहे तो हमारी अनुकूलता शीत कटिबंध में या शीतोष्ण कटिबंध में नहीं होती। उस प्रकार से यूरोप वासियों ने उष्ण कटिबंधीय भागों में जाके केवल व्यापार किया। क्या किया, केवल व्यापार किया। लेकिन यूरोप वासियों ने जो इनके शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश थे वहां जाकर क्या किया, निवास किया। यही रूपरेखा है कि यूरोप वासियों ने अमेरिका में क्या किया, उत्प्रवास किया और अपनी तकनीकी का उपयोग कहाँ किया, अमेरिका में किया। भारत में तकनीकी का उपयोग इन्होंने नहीं किया। वहां का हमारा जितना भी कच्चा माल था उसको ले गए और तैयार माल करके वहीं से लाए। लेकिन अमेरिका में क्या किया, तकनीकी का विकास, इनके तकनीकी ज्ञान अच्छा था तो तकनीकी का विकास अमेरिका में किया और ये वहीं पे स्थायी निवास बना करके रहने लगे। तो अप्रवासित महाद्वीप कौन सा हो गया, अमेरिका, और उत्प्रवासित महाद्वीप कौन सा हो गया, यूरोप। अमेरिका में इन लोगों ने क्या किया, अपनी तकनीकी के आधार पे अमेरिका को डेवलप किया और आज अमेरिका विश्व का सबसे विकसित जो क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका। अमेरिका में कौन से किया, उत्तरी अमेरिका में। तो हमने पढ़ा प्रवास जो है वो क्या होता है, दो परिभाषाओं के माध्यम से, और जनसंख्या का स्थानांतरण है उसके आधार पर प्रवास को उत्प्रवास और आप्रवास कहते हैं। सर्वोत्तम उदाहरण हमने पढ़े। अब देखते हैं कि जो प्रवास है उसके महत्वपूर्ण पक्ष है, उसके आधार पे प्रवास कितने प्रकार का है। तो प्रवास के या प्रवसन के महत्वपूर्ण पक्षों की बात करें, प्रवास के महत्वपूर्ण पक्षों को हम देखते हैं कि प्रवास के कौन कौन से पक्ष हैं जिसके आधार पे हम प्रवास को विभाजित कर सकते हैं। तो प्रवास देखो सामान्यतः स्थायी भी होता है और अस्थायी भी होता है, स्थिरता के आधार पे। और इस स्थिरता को कौन निर्धारित करता है, वो सभी कारक करते हैं जिसके आधार पे प्रवास किया जाता है। इस स्थिरता को हम काल पक्ष के आधार पे पढ़ते हैं। किसके आधार पे पढ़ते हैं, काल पक्ष के आधार पे पढ़ते हैं। और ये जो प्रवास है वो काल पक्ष के आधार पे देखें तो दीर्घकालिक होता है। दीर्घकालिक का मतलब एक स्थान छोड़ के जो लोग गए, समूह गया, वो लंबे समय तक किसी स्थान पे जाकर रहता है, उसको हम दीर्घकालिक प्रवास कहते हैं। दूसरा है सामयिक प्रवास। सामयिक प्रवास को हम ऋतु प्रवास भी कहते हैं, यानी समय के आधार पे, ऋतुओं के आधार पे किसी कार्य के लिए रोजगार प्राप्ति हो गया, पशुचारण हो गया, उसके लिए लोग जाते हैं, या कोई मौसमिक गतिविधि है उसके आधार पे लोग जाते हैं, तो वो होता है ऋतु प्रवास, जो कुछ अवधि के लिए है। उसके बाद में लोग पुनः क्या होते हैं, अपने उसी स्थान पे आकर के निवास करने लग जाते हैं। एक होता है दैनिक। ये दैनिक है, रोजगार क्रियाओं के लिए होता है, जिसमें लोग रोज जाते हैं और लोग रोज अपने ही
उसी स्थान पे आकर के निवास करते हैं, तो उसको बोलते हैं दैनिक प्रवास। ये और जो सामयिक है दोनों ही रोजगार के लिए होते हैं, या अपनी आजीविका स्रोतों की प्राप्ति के लिए होते हैं, और दीर्घकालिक प्रवास है वो स्थायी निवास के लिए होता है। फिर हम बात करते हैं देश पक्ष की, कि जो प्रवास होता है वो स्थानीय भी होता है, राष्ट्रीय भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय भी होता है और अंतर्राज्यीय भी होता है। जैसे अंतर महाद्वीप, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, अंतर्राष्ट्रीय जो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जो प्रवास होता है, अंतर्राज्यीय एक राज्य से दूसरे राज्य में, और स्थानीय प्रवास जो पढ़ेंगे आगे। स्थानीय जो प्रवास होता है उसमें गांव से गांव, शहर से शहर, नगर से यानी शहर से शहर, गांव से गांव, गांव से नगर और नगर से गांव, 4 प्रकार के स्थानीय प्रवास देखने को मिलते हैं। शहर से शहर जाते हैं लोग, शहर से गांव आते हैं, गांव से गांव जाते हैं और गांव से शहर आते हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार का प्रवास आपको देखने को मिलता है। तो समझ में आ गया होगा अंतर महाद्वीपीय प्रवास यानी महाद्वीप के दूसरे भाग में, अंतरराष्ट्रीय एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, अंतरराज्यीय प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य में, और स्थानीय मतलब एक राज्य के आंतरिक भाग में। अब हम देखते हैं कारण पक्ष की बात करें। हमने पढ़ा भी था कि किन कारणों से प्रवास होता है, तो इन कारणों में देखें तो वही है सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, आपके प्राकृतिक या भौतिक कारक, ये सभी कारक है वो आपके प्रवास को सुनिश्चित करते हैं। कोई भी क्षेत्र है जहां लोग जाके रहते हैं और इन कारणों की अनुकूलता नहीं होती है तो लोग पुनः उस स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं, तो क्या होता है कारण पक्ष, उसके आधार पे तो ये सारे का पक्ष है वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगला है संख्या। देखो संख्या पक्ष है वो निर्धारित होता है इन कारण पक्षों के आधार पे, यानी किस प्रकार की अनुकूलता है उसी प्रकार से कुछ कम संख्या में आते हैं लोग और कुछ है वो बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। वैसे देखें तो जो अपना मध्य एशिया है वो जनसंख्या का मूल है, और इस मध्य एशिया से विभिन्न भागों में लोगों का क्या हुआ है, प्रवसन हुआ है। और इस प्रवसन का मुख्य कारण क्या है, ये सारे कारक इस प्रवसन के मुख्य कारक है। आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ये सभी कारक है इस प्रवसन के मुख्य कारक है। और इस आधार पर देखें तो बड़ी संख्या में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या हुआ है, प्रवसन हुआ है। तो विद्यार्थियों आज हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से प्रवास क्या होता है, प्रवास की मुख्य परिभाषाएं हमने जो पढ़ी, इसके अलावा प्रवास है वो जनसंख्या के स्थानांतरण के आधार पे कितने प्रकार का होता है, और प्रवास को पढ़ने के लिए हम कौन कौन से महत्वपूर्ण पक्षों का सहारा लेते हैं, ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रवास के जो प्रकार हैं और